दामोरी। दोस्तों, शायद आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, आज की ये डरावनी कहानी सुनने के बाद ये नाम आपके दिमाग में छप जाएगा और आप इस नाम को कभी भूल नहीं पाएंगे। आपने साधारण भूत प्रेत की कहानियां कई सुनी होंगी, लेकिन दामोरी भी एक इतना खतरनाक तरह का भूत होता है जो घर में दाखिल तो हो जाता है, लेकिन उसे बाहर निकालना असंभव के समान होता है। और दामोरी को काबू भी पाया जा सकता है डामर साधना से, और जो भी साधक डामर साधना करता है उसके बाद दामोरी उसके काबू में रहता है और उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। जी हाँ, कुछ भी, किसी का कितना भी नुकसान। इसीलिए साधना को करना भी उतना ही खतरनाक होता है जितना इस साधना को करने के बाद दूसरे का नुकसान खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं दामोरी की जानकारी आपको पहले देना नहीं चाहता, क्योंकि इससे इस कहानी का शायद मज़ा खराब हो जाएगा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, यह कहानी सुनने के बाद आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है एकांत राज जी की। एकांत राज, जो कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला था, वो वहां पर मुखिया था और लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करता था। एकांत राज की एक खास आदत थी कि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। गांव में भी कई खेत उसके पास थे और पास के शहर में भी एक ऐसी ज़मीन जो कि सड़क के किनारे पर थी, वहां पर उसने कई दुकानें बना रखी थी जिनका किराया उसके पास आया करता था। इससे घर की हालत बहुत अच्छी थी और वो अपने गांव में इतना प्रसिद्ध था कि उसे मुखिया बना दिया गया। और मुखिया बनने के बाद भी वो बड़ी ईमानदारी से काम किया करता और अपने गांव की उन्नति के लिए खुद के पैसों को खर्च कर दिया करता, जिससे गांव वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और कहते हैं कि अच्छे लोगों के दुश्मन कम होते हैं, इसीलिए जो एकांत राज था उसका भी कोई दुश्मन नहीं था। सभी उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे और वो निर्णय भी ऐसे लिया करता कि गांव में कोई झगड़ा हो जाता, कुछ भी हो जाता, वो खुद आगे आकर जैसे निपटारा किया करता था। अब एकांत राज के घर में उसका 7 साल का एक बेटा था, उसकी एक बीवी थी। एकांत राज का एक भाई था जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन लड़की को ढूंढा जा रहा था और कहीं पर बात भी चल रही थी। 1-2 महीने में वो सोच रहे थे कि एकांत राज का जो भाई है उसकी भी शादी कर देंगे। घर में किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं थी। हर रोज़ एकांत राज सुबह 6 बजे उठ जाता, खेतों में जाता, कभी शहर जाता, लोगों की जो परेशानियां थी वो सुनता, गांव में तरक्की के रास्ते खोलने की कोशिश करता। कोई भी अगर गांव का आदमी अपना पक्ष रखता तो जो एकांत राज था वो उसे सुना करता था। लेकिन ये सोमवार का दिन था। सोमवार को सुबह जो एकांत राज था वो उठने की कोशिश कर रहा, लेकिन उससे थोड़ा उठा नहीं जा रहा, थोड़ा सा बीमार था। इसी कारण उसकी बीवी ने पहले खाने पीने की कुछ चीज़ें बनाई कि आज आपकी सेहत खराब है, आज आप ऐसा कीजिए, खेतों में मत जाइए, शहर मत जाइए, थके हुए हैं, आराम कीजिए। 1-2 घंटे बाद जो एकांत राज था उसकी सेहत थोड़ी ठीक हो गई, इसीलिए वो लगभग 8 बजे अपने खेतों की तरफ गया। जो उसके खेत थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसका काम वो खुद किया करता और कभी कभी मजदूरों को रखा होता। जब वो अपने गांव में गया हुआ था, उसने अपने गांव के जो बड़े बड़े पेड़ थे ना वो काटे नहीं थे। एक ऐसा ही बरगद का पेड़ जो सबसे बड़ा था, उसके नीचे फसल को लगाया नहीं जा सकता था। गांव के कई लोग कह रहे थे कि उस पेड़ को काट दो, क्योंकि आसपास फसल लगी हुई है, लेकिन अगर पेड़ को काट दिया जाएगा तो बड़े हिस्से पर भी फसल लगाई जा सकती है। लेकिन जो एकांत राज था वो बरगद के पेड़ को काटना नहीं चाहता था। उसका मानना था कि उसके जो पूर्वज थे ना, उन्होंने ये बरगद का पेड़ यहाँ पर लगाया था और कहा था ये बरगद का पेड़ जब तक यहाँ रहेगा तब तक उन्नति गांव पर आती रहेगी और परिवार वाले हमेशा खुश रहेंगे। ये एकांत राज माना करता था। खेतों के बीच से गुजरता हुआ जब वो उस पेड़ के करीब पहुंचने वाला था, तब थोड़े से बादल घिरे हुए थे और बारिश का मौसम था। बारिश हल्की फुल्की ही होने वाली थी, ज़्यादा बादल नहीं थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे अंधेरा सा हो गया था। जब वो बरगद के पेड़ के पास गया, कुछ बूंदाबांदी हो रही थी। उसे लगा बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊंगा तो कुछ बूंदाबांदी होगी, मैं भीगूंगा नहीं और जब बारिश खत्म हो जाएगी मैं घर की तरफ निकल लूंगा। वैसे मैं खेतों को देख चुका हूँ, ज़्यादा बारिश के आसार नहीं हैं। जब वो पेड़ के नीचे खड़ा था तभी उसे किसी की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाना गुनगुना रहा हो, कोई पुराना बंगाली फोक सॉन्ग कोई गुनगुना रहा हो। शब्द तो उसे सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन गुनगुनाने की आवाज़ से, वो धुन से वो पहचान पा रहा था।
उसने देखा आखिर कौन है। हो सकता है कोई आसपास के खेत का हो जो इस तरह बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ गया हो। तो वो देखने लगा। जैसे ही एकांत ने उस पेड़ की एक तरफ देखा, उसे नजर आया एक आदमी जो कि धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबे लंबे जैसे बाल थे और उसके बाल लड़कियों की तरह काफ़ी ज़्यादा लंबे थे लेकिन गंदे से लग रहे, और देखने में वो कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा। जैसे कोई इंसान हो तो साधारण कपड़ों में होता है, वो एक भूत की तरह धुंधला सा दिख रहा। उसके आर पार दूर दूर तक गिरती हुई बूंदें साफ दिख रही थी। एकांतराज डरा नहीं। उसे लगा कि यहाँ पर कोई शायद भूत होगा जो मुझे नजर आ रहा है। वो घबराया नहीं और पेड़ के दूसरी तरफ आ गया। पीछे से उसे वो गाने गुनगुनाने की आवाज़ें आती रहीं। 5-10 मिनट हुए होंगे और उसके बाद बारिश थोड़ी कम होने लगी। दोबारा से एकांतराज ने बारिश खत्म होने के बाद पेड़ की दूसरी तरफ देखा। तब उसे वो आदमी वहाँ पर नजर नहीं आया और एकांतराज को लगा कि जिंदगी में पहली बार उसने कोई भूत देखा है और घर जाकर वो बताएगा, इस तरह से पेड़ के नीचे मैंने भूत देखा है, हो सकता है वो यहीं पर रहता हो। ये वो पहली घटना थी जब एकांतराज को कुछ ऐसा सुपर नेचुरल महसूस हुआ था। उसके बाद वो घर आ गया और घर आने के बाद उसने दोबारा खाना खाया। सुबह थोड़ा कम खाया था, अब दोबारा खाना खाने लगा कि मैं दोपहर को घर वापस नहीं आ पाऊंगा, अब मैं शहर चला जाऊंगा। वहाँ मैं बाहर का खाना नहीं खाता और दुकानों को चेक करूंगा, आसपास कुछ दोस्तों से मिलूंगा और शाम के वक्त मैं वापस आ जाऊंगा। इसीलिए वो सुबह सुबह खाना खा रहा था। जो उसकी बीवी थी हमेशा उसके लिए कुछ चावल, एक मछली ऐसे कुछ बना दिया करती थी और बड़े चाव से जो एकांत था वो खाना खाया करता था। उसका भाई भी घर में रहता था, वो खेतों को कभी कभी देखता था और ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करता था, तो उसका भाई भी वहाँ पर मौजूद था। जब एकांत खाना खा रहा, जैसे ही उसने कुछ चावल खाए, जैसे उसके पेट में कोई गड़बड़ हो गई कि जिस कारण उसे उल्टी आने लगी और वो बाथरूम में गया, काफ़ी देर तक उल्टियाँ की। जब वो बाहर आया तो वो अपनी बीवी को कह रहा था, मेरा पेट ज़्यादा ख़राब लगता है, उल्टियाँ तो आई, थोड़ा सा खून भी मुंह से आ रहा था। तो उसकी जो बीवी थी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कि आपको शहर नहीं जाना चाहिए, आराम कीजिए और मैं कहती हूँ डॉक्टर को दिखा आइए। एकांतराज को लगा कि ये साधारण घटना है, सुबह थोड़ा सा बीमार था ना, हो सकता है गले में कोई अल्सर हो गए हों जिस कारण थोड़ा सा खून आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसा करूँगा, खाना नहीं खाऊंगा और आराम से घूमूंगा फिरूंगा, ज़्यादा मेहनत वाला कोई काम आज नहीं करूँगा। इसके बाद एकांतराज मान नहीं रहा था, वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, इसीलिए वो शहर की तरफ बढ़ गया। शहर में पूरा दिन बिताकर आया और शाम के वक्त उसकी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो बार बार चक्कर खाकर शहर में कई बार गिरा था जिस कारण शरीर पर मिट्टी लगी हुई। जब घर आया तो एकांत के भाई ने पूछा कि क्या हुआ, कोई झगड़ा हो गया, किसी ने हाथ तो नहीं उठाया। एकांत ने कहा नहीं झगड़ा नहीं हुआ, आज सेहत थोड़ी ख़राब थी ना, तो शहर में भी कई बार सड़क पर मैं कहीं घूम कर जा रहा था तो चक्कर आए, अचानक मैं गिर गया, 2-3 बार गिरा जिस कारण मिट्टी लग गई। एक जगह कीचड़ था, ये कीचड़ लगा हुआ है, साफ़ नहीं हो रहा। बीवी ने भी पूछा झगड़ा तो नहीं हुआ, सच तो बता रहे हैं ना। एकांतराज ने कह दिया कि नहीं झगड़ा नहीं हुआ, मैं ही गिर गया था। उसकी बातों पर घर वाले भी यकीन करते थे, झगड़ा हो वो खुद बता दिया करता था। पहला दिन इस तरह से गुजरा था। सुबह भूत था, ये घर में भी बताया था। बीवी ने कहा था वहां दोबारा मत जाना, पेड़ को ऐसा कीजिए कटवा दीजिए या उस तरफ जाया ही ना कीजिए। दूर से देखा तो जाता है कि फसल खराब हुई है, कोई जानवर आया तो नहीं आया, कुछ खराब नहीं हुआ, बस पता चल जाता है। पेड़ के करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। रात के वक्त जब एकांत खाना खाने के लिए बैठा था तो खाना खाया नहीं जा रहा, बार बार उसे उल्टी आने का मन कर रहा। बीवी ने कहा कि खाना ऐसा कीजिए, आप मत खाइए, कोई दवाई खा लीजिए जिससे उल्टी नहीं आएगी। वैसी कोई दवाई उसे दे दी। रात भर जो एकांत था उसे नींद नहीं आ रही थी, जैसे शरीर से पसीना निकलता जा रहा और बार बार जब शरीर से पसीना निकलता तो उसे जैसे बुरा सपना आता खुली आंखों से, क्योंकि जब समय पर हम सोते हैं तो हमें नींद तो आने लगती है, आंखें बंद नहीं होती, नींद उड़ी होती है किसी चिंता के कारण। उसे नींद आ रही थी, फिर से आंखें खुलती और इतने में जैसे खुली आंखों से सपने से आते, डरावने से, और वो घबरा जाता और पूरे शरीर से पसीना आता रहा। जो एकांत की बीवी थी वो कह रही थी कल डॉक्टर के पास जाकर आना, आज रात आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई बड़ी परेशानी ना हो, इसीलिए आपको पहले ही दिखा आना चाहिए। एकांत ने अब ये बात मान ली थी कि एक दिन बड़ी मुश्किल से निकला है, अगर ऐसी हालत 2-3 दिन रही तो मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बीवी सही कह रही है, मैं ऐसा करूँगा, भाई के साथ ना कल शहर जाकर आऊँगा और सुबह सुबह ही जा आऊँगा, दवाई लेकर आऊँगा, आराम करूँगा कल के दिन और फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ये सोचकर उस रात सोने की कोशिश की थी एकांत ने। एकांत सो नहीं पा रहा था और जैसे ही रात के 12-1 बजे तो जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ें आईं। ये जो आवाज़ें आ रही थी ये
एकांत के भाई की आवाज़ें थी उसके कमरे से आ रही और ऐसे चिल्लाने की आवाज़ें आ रही जैसे घर में कोई चोर आ गया हो। वो चीख रहा था, पकड़ो पकड़ो ऐसे कह रहा। और जैसे ही ये भाग कर गए कि कोई चोर सच में तो नहीं आ गया, जो एकांत था वो सीधा उसके कमरे में नहीं गया। बीवी दूसरी तरफ किचन की तरफ देख रही थी। एकांत गया कोई लोहे की चीज़, कोई पेचकस, कुछ ऐसी चीज़ हाथ में पकड़ लूँ, चोर हुआ ना तो मारूंगा, ऐसा ना हो चाकू लेकर वो खड़ा हो। तो वो जल्दी से वो सामान लेकर गया। जैसे ही एकांत अपने भाई के कमरे में गया तो उसका जो भाई था सोया हुआ था और नींद में चीखें मार रहा, पकड़ो पकड़ो, और छत की तरफ इशारे कर रहा। जैसे ही एकांत ने लाइट जलाई, उसका भाई बहुत ज़्यादा घबराया हुआ। एकांत ने उसे शांत करवाया, क्या हुआ, चोर आया था या क्या हुआ? उसने कहा वो देखो छत पर कोई लटका हुआ है, मेरी तरफ देख रहा है, उसने अजीब से कपड़े पहने हैं और लंबे बाल हैं। ये कहा था उसके भाई ने। एकांत ने तभी उस पर यकीन नहीं किया कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, शायद से सपना ही ऐसा आया हो। लेकिन एकांत का भाई कह रहा था मैं नींद में नहीं था, मैं उठ नहीं पा रहा था बेड से, जैसे कोई वजन मेरे छाती पर पड़ा हो, टांगे हिल पा रही, हाथ हिल पा रहे। अंधेरे में मैं छत पर उसे देख पा रहा था और शायद जैसे उसके हाथ लंबे हो रहे, वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब एकांत के भाई ने ये कहा और एकांत ने यकीन नहीं किया था। वो रात बड़ी अजीब सी गुजर रही थी। रात के लगभग 3-4 बजे होंगे कि जो एकांत का बेटा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया। पहले तो उसे खांसी आनी शुरू हुई और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी खांसी आई एक बार में जैसे वो बहुत बीमार हो, और खांसता रहा। वो सो नहीं पाए। 1 घंटे में जो उसका बेटा था बहुत ज़्यादा थक गया था, सांस नहीं ली जा रही थी, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे पानी पिलाया गया तब भी खांसी नहीं रुकी। और खांसते खांसते एकांत के बेटे के मुंह से जब एक बार खून आया ना, उस समय एकांत बहुत ज़्यादा घबरा गया था। क्योंकि एकांत के साथ दिन के वक्त ऐसा हो रहा था, क्योंकि उल्टी आई तो मुंह से खून आया था, 1-2 बार उल्टी आई थी, उसके बाद थोड़ा सा खांस रहा था तो खांसी में थोड़ा सा खून भी आ रहा था। बेटे के साथ भी वैसा हुआ तो एकांत बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे लगा बेटे को भी, भाई को भी अब लेकर जाना है कल डॉक्टर के पास। पता नहीं क्या कौन सी मुसीबत है जो घर पर आ गई है कि सबकी सेहत खराब हो रही है। सुबह होने तक, क्योंकि वो सो तो पाए नहीं थे, जो एकांत की बीवी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। और बीमार ऐसी हुई कि उससे उठा नहीं जा रहा। उसकी जो टांगे थी ना, उसमें दर्द हो रहा था, जैसे शरीर के नीचे वाला हिस्सा, हमें डायरिया हो जाए, हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर से हो जाते हैं, फिर चलने का मन नहीं करता, टांगों में जान नहीं रहती। अब जो एकांत की बीवी थी वो ये कह रही, मुझे उठने का मन नहीं कर रहा, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, जैसे शरीर में जान नहीं है। उठने की कोशिश करती, टांगों में जान नहीं होती, बैठ जाती, टांगें सीधी नहीं रह पा रही थी। अब घर में सभी बीमार थे और जो एकांत था वो सोच में पड़ा हुआ। एकांत चल पा रहा था और उसे अपने पूरे परिवार को लेकर डॉक्टर के पास जाना था। तो एकांत सोचने लगा कि किसी से मदद मांगता हूँ। अब गांव में सभी तो जान पहचान वाले हैं। वो बूढ़े चचा है ना, उनसे कहता हूँ, उनके बेटे वो टैक्सी चलाते हैं ना, तो लेकर आएंगे, टैक्सी से ही हम चले जाएंगे। अब बस में जाने का झंझट नहीं रहेगा, या बाइक से मैं जा नहीं पाऊँगा। तो इसके बाद वो चाचा के पास गए तो उन चाचा को कहा कि ऐसे अपने बेटे को बुलाइए कि मेरे परिवार में ऐसा है, सभी बीमार हो गए। तो वो जो बूढ़े चचा थे वो कह रहे सभी बीमार कैसे हो गए, कोई बीमारी है जो घर में है? तो उसने बताया ऐसे खांसी वासी। तो बूढ़े चचा थोड़ा शक कर रहे थे, क्या किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं जो घर पर ऐसा सब कुछ हो रहा है। जो अब एकांत था उसे तो ये पता नहीं था, वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। भूत को एक बार देखा, उसने कहा ऐसे मुझे नज़र आया था। चचा ने कहा ठीक है, वो पेड़ के आसपास ना थोड़ी शुद्धि करवा लेंगे, दिया जला लेंगे, तो ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं, कभी कभी परेशान करती हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं। टैक्सी आ गई, वो शहर जाकर आए, दवाई लेकर आए। अब डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट किए, 4-5 घंटे वहीं पर बिताए, वहीं पर रहे, और टेस्ट अच्छे से करने के बाद डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी परेशानी नहीं है, हो सकता है गले में अल्सर हो और हो सकता है कोई फ्लू हो जिस कारण ना खांसते वक्त मुंह से खून आ रहा हो। बेटे को खांसी भी उसी कारण हो सकती है, और जो आपका भाई है रात को सपना बुरा आया होगा, हो सकता है थोड़ा शराब पी हो या ऐसा कुछ हो कि दिमाग में वो चीज़ रह गई और सपने में ऐसा आया और वो बहुत ज़्यादा डर गया। तो डॉक्टर ने कहा था कि परिवार के साथ कोई ऐसी बीमारी वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है कि वो सोच रहे थे कोई बड़ी बीमारी अंदर ना हो, वैसा कुछ नहीं निकला। तो थोड़ा सा शांत हुए, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है बीमारी हो, घर में सबको हो और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने दवाई दे दी है। वो वापस आ गए थे, शाम के वक्त वो वापस आए थे। पूरा का पूरा दिन शहर में लगाने के बाद थोड़ा ठीक लगने लगा था उन्हें। जैसे वो घर में वापस आए,
रात के वक्त एकांत को उल्टियाँ आने लगी। इस बार खून की उल्टियाँ आ रही थी, साफ साफ खून आ रहा और वो घबराया था। दवाई खा रहा, दवाई का असर नहीं, बार बार उल्टियाँ, मुंह से पानी नहीं निकलता, सिर्फ खून निकलता और वो पी सिर्फ पानी रहा था। खाना तो खाया नहीं जा रहा, कमज़ोर हो रहा था। बेटा था उसका, बहुत ज़्यादा खांसता, वो बीच में ठीक हो जाता फिर खांसने लगता। ये रात के 8 से 9 बजे का वक्त था। एक ही कमरे में सभी बैठे हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार से थे, ऐसा हो रहा था और सोच में पड़े हुए। तभी जो एकांत का भाई था वो कह रहा, खिड़की में वो देखो, फिर से वो इधर झांक रहा है। अब एकांत के भाई ने ऐसा कहा था, उसके बाद एकांत ने पीछे मुड़कर देखा। जब एकांत ने देखा, सच में वो जो खिड़की थी ना, जैसे उनके घर में 2-3 कमरे थे, अब हर कमरे में रोशनदान सा छोटी खिड़की सी बनाई हुई जिसमें सामान रखा जा सकता था, तो इससे बाहर देखा जा सकता था दूसरे कमरे में। तो वहां वाली खिड़की में कोई था, यानी घर के अंदर था, दरवाजा बंद, बाहर नहीं जा सकता। और बाल नजर आए थे एकांत को भी। एकांत भागा बाहर की तरफ, उसका भाई देखा घर में कोई नहीं। अब एकांत ने जब वो बाल देखे थे ना, थोड़े से लंबे से, उसे वो याद आया भूत, वो बरगद के पेड़ वाला भूत। वो डर गया, उसे लगा कोई वो भूत घर में तो नहीं, ये हालत उस कारण तो नहीं हो रही। उसने इस पर यकीन करना चाहा, लेकिन उसकी बीवी ने समझाया ऐसी बातें नहीं होती, आप डरिए मत, आप बीमार हैं ना, तो ऐसे भ्रम हो रहे हैं दोनों भाइयों को। अगले 2-3 दिन वो डॉक्टर के पास जाते रहे, दवाई लेते रहे, असर कुछ नहीं हो रहा था, कमजोर हो रहे थे, उल्टियां खून की आती। अब जो एकांत की बीवी थी उसको भी मुंह में थोड़ा थोड़ा खून आने लगा, जबड़ों से या मसूड़ों से खून आता और जबान लगभग लाल ही रहती। खून काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो वो डरते जा रहे थे और उन्हें रात को भी वैसी परछाइयाँ नजर आती, वो आदमी नजर आता छत पर एकांत के भाई को, एकांत को भी घर में नजर आता। 2-3 दिन में वो समझ गए थे भूत प्रेत का साया घर पर है, और घर पर जो भूत प्रेत का साया है उसका निवारण तो करवाना होगा। अब वो उस चचा के पास गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था ऐसा करवाया जा सकता है, तो उन्होंने जान पहचान लगाई और किसी गांव में किसी ऐसे ही ज्योतिष के पास वो गए थे। और ज्योतिष ने कहा था कि ऐसे घर में ये चीज़ें करो, वास्तु की खराबी के कारण बीमारियां आती हैं। तो घर में उन्होंने वो सब किया, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सेहत सुधर नहीं रही थी, जबकि उसने कहा था समय लगेगा। अब समय का इंतज़ार करते तो शायद सब लोग ऊपर निकल लेते। अंत में उन्होंने सोचा कि हमें किसी और के पास जाना चाहिए। तो एक पास के गांव में उनको एक पुजारी जानता था, जो कि एक मंदिर का पुजारी था और तांत्रिक भी था, ऐसी चीज़ें वो किया करता था। तो उन्होंने उससे बात की, तो घर में थोड़ा हवन करवाया, उससे थोड़ी शांति का उन्हें एहसास हुआ कि चलो हवन हो गया, घर से वो प्रेत आत्मा चली गई होगी जिस कारण ये सब हो रहा है। रात के वक्त उन्हें फिर से वो आदमी नजर आया। अब उन्होंने नोटिस किया कि हर बार वो करीब आने की कोशिश कर रहा है, जैसे घर के अंदर साफ दिख रहा है। बीवी को दिखना शुरू हो गया। जब बीवी को दिखा तब उसने कहा, इसको कुछ कीजिए, ये साफ नजर आता है, हम घर छोड़ रहे हैं, बाहर भी नजर आता है, अंधेरे में दिखता है, दिन के वक्त भ्रम होते हैं, खुली आंखों से उन्हें सपने आने लगते हैं। जब उसी पुजारी को उन्होंने घर में बुलाया तो पुजारी ने दोबारा कहा कि घर में हवन यज्ञ हो चुका है, पुरानी शक्ति, कोई बुरी शक्ति का एहसास घर से जुड़ा नहीं हो रहा। तब जो एकांत था उसने कहा, ऐसे वो बरगद के पेड़ के पास मुझे वो नजर आया, शायद वहां से वो भूत ऐसा करता होगा, क्योंकि हमारी तो ज़मीन है, ज़मीन पर साया तो है। तो पुजारी को उस बरगद के पेड़ के पास लेकर गए, तो वहां बरगद के पेड़ के पास उन्होंने दिया जलाया। अब पुजारी जी ने कहा, यहाँ भी नहीं हो सकती ऐसी कोई चीज़, यहाँ हमने स्थापित कर दिया है छोटा सा पत्थर, और इस पत्थर के इर्द गिर्द दिया जलाया जाए और सिंदूर चढ़ाया जाए तो शांति रहती है, और ज़मीन में कुछ बीज जो डाले गए हों वो ज़मीन शुद्ध हो जाती है। जहाँ जीवन निकलने लगता है उस जगह पर ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। बरगद का पेड़ सुनसान जगह पर हो सकता है, बरगद पीपल पर कोई भूत प्रेत का साया हो। जहाँ फसल उगाई जाती है ऐसी ज़मीन कभी अशुद्ध नहीं होती। जहाँ जीवन निकल रहा हो, भले ही फसल के रूप में, वहाँ पर ऐसी बुरी शक्ति रुक नहीं सकती। तो इस पेड़ से जुड़ी हुई वो शक्ति नहीं है, कुछ और है, कुछ और है। पुजारी जी ने तब उन्हें अपने घर बुला लिया था, क्योंकि सबको डर था कि उस घर में कुछ ना कुछ है। रात को पुजारी जी के घर पर उन्हें नजर आ रहा वो अजीब सा प्रेत, लंबे बालों वाला, जैसे कोई साधु सा दिखने में, लेकिन डरावना, कोई भूत सा साधु के भेष में। पुजारी जी को वो नजर तो नहीं आया, लेकिन पूरा भेष बताने के बाद पुजारी जी समझ पा रहे थे घर में मंदिर है, फिर भी भूत प्रेत नजर आना एक अपशगुन की निशानी है। कैसा भूत है उन्होंने अच्छे से बताया। जब जब वो नजर आ रहा था कि अजीब से लंबे बाल हैं, अब लंबे बाल जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जटाओं की तरह दिख रहे हैं, दिखने में जैसे साधु है, लेकिन जो शरीर है उन पर जो कपड़े हैं
वो अजीब जले हुए चमड़े जैसे हैं, जैसे काले रंग का चमड़ा हो और आधा गला हुआ हो, आधा लटका हुआ हो, राख की तरह नीचे गिर रहा है, धुएं की तरह, और गायब हो रहा है। पुजारी जी को जो शक था ये शायद वही था। पुजारी जी ने इसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये साधनाओं की जानकारी ज़्यादातर पुजारी नहीं रखते, क्योंकि पूजा पाठ का प्रावधान होता है तो ये जानकारी अलग सी होती है। उन्होंने तब कहा था, ये डामर साधना से निकला हुआ दामोरी लग रहा है। दामोरी की शक्ति ऐसी होती है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, खून की उल्टियां करना, ऐसा दामोरी ही करता है। अब जो एकांत था उसे तो पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन पुजारी जी को पता था। पुजारी जी जो कि तंत्र विद्याओं का ऐसा ज्ञान भी रखते थे, लेकिन उन्हें इस दामोरी को रोकने का रास्ता नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता करने का तरीका पता था। अपने कुछ साथी जो शहर में थे, अगले 1 से 1.5 दिन का समय उन्होंने मांगा था और कहा था अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। अगर ये सच में दामोरी है तो परिवार वाले खून की उल्टियां कर करके मर जाएंगे, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो उन्होंने शहर में कुछ पता किया, ऐसे कुछ तांत्रिक थे जो तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करते थे, कुछ पुजारी थे, और सबसे बात करने के बाद उन्हें साफ साफ तरीका पता चल गया। दामोरी को घर से भगाया नहीं जा सकता। दामोरी एक साधना से मिला हुआ एक भूत होता है। इसे जैसे डामर साधना से प्राप्त किया जाता है, और इसे रोकने के लिए डामर साधना को रोकना पड़ता है। डामर साधना जब तक चलती है दामोरी अपना काम करता है। कोई ऐसा साधक है जो तुम्हारे परिवार को मारना चाहता है, साधना कर रहा है, दामोरी का इस्तेमाल कर रहा है, साधना को रोकना होगा। अब सोचो कौन है तुम्हारा दुश्मन जो साधना करके तुम्हें मारने की कोशिश करे। इसका जवाब एकांत के पास नहीं था। ऐसा कौन सा दुश्मन आ गया जिसका मैंने इतना बुरा किया हो कि मेरे परिवार को मारना चाहता हो, जिसके पास तंत्र विद्याओं का पूरा ज्ञान हो? ऐसा कौन हो सकता है? अब गांव में बिठाया लोगों को, बाकी लोग जो पहले सरपंच रह चुके थे, मुखिया रह चुके थे, ऐसे लोग, बुजुर्ग लोग जिनकी सुनी जाती थी, जिनको टाला नहीं जाता था, वो पास वाले चचा सब बैठे और सबसे पूछा गया। पुजारी जी वहाँ पर थे कि इन पर किसी ने जैसे दामोरी साधना से मारने की कोशिश की है। अब आपको पता करना है इनके दुश्मन कौन है, कौन हो सकता है। इसका जवाब एक जैसे अंकल के पास साफ साफ था, एक ही शब्द में पूरा जवाब दे दिया। वो जो गांव के बाहर वाली, जो बाहरी रास्ता था, वहाँ की ज़मीन थी, वहाँ आए हुए थे कहीं और किसी राज्य से वो लोग जो गडरिये बनकर गाय भैंस लेकर आए थे और वहाँ कब्जा करके रह रहे थे। अब तुमने उन्हें यहाँ से भगाया था कि ये ज़मीन ऐसे इस्तेमाल लायक नहीं है, खरीदी उन्होंने थी नहीं, कब्जा करके बैठे थे, उठ नहीं रहे थे, ना फसल लगाने देते थे, तो सबने मिलकर उन्हें उठाया था, वो ज़मीन से भगाया था। वो लगभग 1.5 से 2 साल तक कब्जा करके ही बैठ गए थे। वो वहीं पर घर बनाने लगे थे, ईंटें लगाने लगे थे, और उन्हें वहाँ से भगाया था कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब उनमें से कुछ ऐसे थे जो तांत्रिक वांत्रिक जादू टोना किया करते थे, और बंगाल के ऐसे इलाकों में जादू टोना वो सीख कर आते थे। हो सकता है उनका ये काम हो। अगर उनका ये काम है तो उन्हें पकड़ना होगा। पुजारी जी ने कहा जो साधना कर रहा है साधक को रोकना है। जब तक डामर साधना को रोका नहीं जाता, दामोरी को रोका नहीं जाएगा। वो मारने की कोशिश करता रहेगा, हर रात कोशिश करेगा, और एक समय कमज़ोर करके मार भी देगा। अब उनके जाने का रास्ता, आगे निकलने का रास्ता, आसपास के गांव पूछना शुरू कर दिया, और 1 दिन का समय लगा, ज़्यादा समय लगा ही नहीं। सब परेशान थे, मुखिया जी के घर में परेशानी आ रही है, तो पूछो कहाँ है वो गडरिये, वो किसी और राज्य से आए हुए ऐसे कब्जा कर रहे हैं, जो घूमते रहते हैं, जो जगह जहाँ मिले वहाँ कब्जा करके बैठ जाते हैं बाप का माल समझकर। तो उन्होंने ढूंढ निकाला तीसरे गांव में। वहाँ से तीसरा जो गांव था, वहाँ के एक पुराने, जहाँ गाय भैंस का गोबर वगैरह फेंका जाता था, उस गंदी जगह पर वो टेंट वेंट लगाकर अपना बैलगाड़ी टिकाकर वहाँ घर बनाए बैठे थे। और वहाँ पहुँचने के बाद जो पुजारी जी थे, उनके पास वो तरीका था कि डामर साधना कहाँ हो रही है, कैसे पता करना है। वहाँ ढूंढ निकाला गया, और जो डामर साधना कर रहा था वो आदमी था उनका सबसे बुजुर्ग, जो घर में वो टेंट सा लगाकर वहीं गडरियों के बीच में बनाकर बैठा था एक मूर्ति काले रंग की, और सुइयां लगाकर या वगैरह ऐसा कुछ करके जादू कर रहा, और आग जलाकर बैठा। आग बुझने नहीं देनी थी। गांव वालों ने पकड़ा, आग बुझाई, उसे बुझाया, और अच्छे से सर्विस हुई, आप समझ सकते हैं। अब ये करने के बाद उन्हें वहाँ से भी गांव से भगाया गया। उसके बाद जाकर जो एकांत था, घर में पूरी तरह से शांति।
उसी दोपहर जब उसे पीट कर भगाया गया, डामर साधना को रोका गया, वो तोड़ा गया, वो मूर्ति का हिस्सा वो सब तोड़ा गया। दोपहर को खाना खाया था एकांत ने, पूरे परिवार ने बड़े आराम से, कोई उल्टी नहीं आई। उसके बाद उल्टी आई ही नहीं और उन्हें पीट पीट कर भगा दिया गया। डामर साधना का पूरा सत्य भी पता लगा था कि जो डामर साधना है उसमें जो इंसान जिस पर डामोरी का हमला करना हो उसके बाल ज़रूरी होते हैं। तो बाल कहीं भी शरीर से खींचकर बस अलग करने होते हैं। बाल मिल जाएं उससे डामोरी को उसके पीछे छोड़ा जा सकता है। तो वो लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हुआ था क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे, तो धक्के मारे गए थे, गांव से उखाड़ा गया था। तब वो एकांत से लड़ा था। वो बुजुर्ग उसका बेटा लड़े थे और ऐसे उंगलियों से पकड़कर बाल पकड़े, थोड़ा पिटाई हुई थी, ऐसे झगड़ा वगड़ा हुआ था और एकांत के बाल पकड़ लिए थे उसने। शायद उसकी उंगलियों में वो बाल रह गए और उसने वो जेब में डाले और बाद में ये डामर साधना से दामोरी को छोड़ दिया एकांत पर। ना सिर्फ एकांत पर, उसके परिवार पर, क्योंकि खून तो एक होता है, डीएनए या वो चीज़ जो पूरे परिवार में एक है। तो घर में दामोरी को भेजा। उसके बाद उन्हें वहाँ से भी भगाया गया, अच्छे से सर्विस करके, अच्छी पिटाई करके, सामान तोड़ के। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला और कैसी जानकारी मिली आपको दामोरी की, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दामोरी बहुत खतरनाक होता है। अगर आप चाहते हैं मैं दामोरी की और डामर साधना की और भी वीडियोस लेकर आऊं, और भी डिटेल्ड और भी अजीब घटनाओं की, प्लीज़ कमेंट्स करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको मिलती हैं बेहतरीन, डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानियाँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।